Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study 4.2.1. Define the following terms. Number A is shielding effect, number B is electronegativity, number C is atomic radii, and number D is electronaffinity, and E is ionization energy. First ionization energy and second ionization energy. Then we have SLO 4.2.2, which is explain the periodic trend of the following within a group and a period of the periodic table. तो इन्हीं आपने periodic trend को again दोबारा से बताना है कि अब उनका आपने ट्रेंड बताना है कि फॉर एग्जांपल इन अ ग्रुप, तो इन अ ग्रुप जितने भी आपके पास पीरियोडिक ट्रेंड है, ये शील्डिंग इफेक्ट है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं या इंक्रीज हो रही हैं। इसी तरह से इन अ ग्रुप आपने बताना है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो फिर आपने बताना है कि यही पीरियोडिक चेंजेस इसमें क्या पीरियोडिक चेंज आ रहे हैं, ये जो पीरियोडिक ट्रेंड है इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ओके, अच्छा, इनको जितने भी आपके पास पीरियोडिक ट्रेंड है, इनके आपने स्टडी करने के लिए आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये दो आपके जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं इन्हीं 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन्हीं 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो जो बेसिक जो बेस है इन पीरियोडिक ट्रेंड्स की, वो आपने याद क्या करना है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ओके, दिस थिंग। ओके, एज यू कैन सी हेयर कि ये आपके पास क्या है, अल्कली मेटल्स है, फर्स्ट ए ग्रुप है। अब इस फर्स्ट ए ग्रुप में देखिए ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। अब इसमें ये आपके पास कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, के शेल। ये आपके पास क्या है, लिथियम। लिथियम में आपके पास यहाँ पर कितने शेल्स हैं, ये देखिए पहले के शेल था, अब एक और शेल ऐड हो गया है विच इज एल शेल। फिर लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम। तो अब यहाँ पर सोडियम में देखें आपके पास ये के शेल है, फिर ये एल शेल है। अब एक और शेल ऐड हुआ जिसको हमने कहा एम शेल। फिर आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब पोटेशियम में देखें यहाँ पे आपके पास फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल एल, थर्ड शेल एम, एंड देन फोर्थ शेल एन। तो इस तरह से वन बाय वन एक एक शेल्स और ऐड होता रहता है। तो डाउन द ग्रुप हम जब आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बट व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, इस तरह से, तो फिर क्या इंक्रीज होता है, यहाँ पर शेल्स इंक्रीज हो रहे थे, राइट, शेल एड अप हो रहे थे आपके एलिमेंट्स के अंदर या एटम्स के अंदर। बट यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हेन यू मूव अक्रॉस अ पीरियड, तो फिर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं होता, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रोटॉन अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने के लिए, उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पर देखें, आपको पता है कि व्हेन यू मूव अक्रॉस अ पीरियड, तो एक वन बाय वन आपके पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना, 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। फिर ये आपके पास 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मीन्स कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का। तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स आपके पास सेम रहते हैं, उनमें चेंज नहीं आता, जस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन्स और एडअप होता रहता है उसी सेम शेल में। अब जैसे यहाँ पे आपके पास यहाँ पर फर्स्ट शेल के था, राइट, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एंड इन द सेकंड शेल आपके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो हम कहते हैं एल शेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप देखें इस एलिमेंट में आपके पास इनर शेल क्या है, के, आउटर शेल क्या है, एल, वही सेम। फिर आपके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, फिर एक इलेक्ट्रॉन उसी शेल में आके एडअप हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखें आपके पास अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
मीन्स उसी शेल में आके एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो इसी तरह से सेम शेल के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एडअप होते रहते हैं। जब वो एडअप होते रहते हैं तो आपके यहाँ पर फिर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते रहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये एग्जांपल है, तो ये आपके क्या था, लिथियम, ये आपका क्या है, फ्लोरीन। तो यहाँ पर ये क्या शेल, कौन सा शेल है, के शेल है, ये वाला शेल क्या है, एल है। यहाँ पर भी इनर शेल के है, आउटर शेल क्या है, एल है। अब आप यहाँ पर देखिए कि 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 प्रोटॉन्स की जो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इन 2 शेल्स पर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि यहाँ पर जो 3 प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं इन आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स पर, बट वह कहाँ तक इफेक्टिव है, इन 2 शेल्स तक है ना। और यहाँ पर आपके पास 9 प्रोटॉन्स हैं और 9 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन 2 शेल्स पर इफेक्टिव है। तो मीन्स कि यहाँ पर फिर ज़्यादा पावर होगी ना, क्योंकि 9 प्रोटॉन्स हैं तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे उन्हीं 2 शेल्स पे। बेशक इलेक्ट्रॉन्स देखें कितने भी हैं बट पावर कहाँ तक एप्लीकेबल है, इन्हीं 2 शेल्स पर। यहाँ पर भी देखें, फॉर एग्जांपल अगर एक रूम है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक रूम के अंदर, ये एक रूम है और इस रूम को अगर मैं कहती हूँ कि इसको डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर हमने एक वर्कर रख दिया इस रूम को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, 9 वर्कर्स को रख दिया इस रूम को डिज़ाइन करने के लिए। तो फिर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा जल्दी काम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 वर्कर्स हैं और वो कंबाइन वर्क करेंगे तो उनकी पावर मीन्स एडअप हो गई ना। 9 वर्कर्स की पावर्स को एडअप कर दिया मैंने। यहाँ पे एक ही वर्कर है तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 प्रोटॉन्स हैं बट वो कहाँ तक उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ तक एप्लीकेबल है, इन्हीं 2 शेल्स में है, लेकिन यहाँ पर 9 प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। ओके, तो इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो प्रोटॉन्स क्या करते हैं, मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इस वजह से क्या होता है कि एटम का साइज श्रिंक हो जाता है, साइज ऑफ एटम श्रिंक्स। ओके, यहाँ पर देखें थोड़ा सा लार्जर इन साइज था, यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज होता है, तो ये जो आपके पास यहाँ पर ये देखें ये साइज क्या है एटम का, बहुत श्रिंक हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स एडेड इन अ एड्स अप इन एन एटम, और यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर अपना जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके पास पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स present in the inner shell screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence electrons. This is called the shielding effect. अब shielding effect क्या कहता है कि आपके पास ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। ओके, देन इनर शेल्स आपके पास आते हैं, फिर आपके पास आपको क्या मिलता है यहाँ पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है विच इट विल अप्लाई टू अट्रैक्ट द अदर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा तो सबसे ज़्यादा कौन फील करेगा, ये वाले जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फर्स्ट शेल में है, फिर उसके बाद यहाँ पर एंड फिर उसके बाद यहाँ पर। तो एक तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो वहाँ तक बढ़ते बढ़ते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। दूसरा कि यहाँ पर देखें, आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्स ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ऐसा ही है। तो क्योंकि देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो ये क्या करते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, इस तरह से उनको दूर धकेलते हैं। ड्यू टू द रिपल्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा वीक हो जाता है। तो यहाँ तक आपके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ तक
ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते, इतना फील नहीं करते। तो इनर शेल्स electrons are any electrons not in the outermost shell. They shield the valence electron from the nucleus, reducing the effective nuclear charge. shield कर देते हैं। shield का मतलब क्या होता है? protection. तो यहाँ पर के किसको प्रोटेक्शन यहाँ पे किस सेंस में यूज किया गया है? शील्डिंग इफेक्ट। ये जो आपके पास प्रोटॉन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियर चार्ज है, उसको क्या कर देते हैं? शील्ड कर देते हैं। शील्ड कर देते हैं मतलब कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहां तक नहीं पहुंचने देते। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फील करते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन towards the nucleus is partially reduced because of the presence of inner electrons, right? As a result, valence electron experience lesser nuclear charge that of actual charge, which is called effective nuclear charge. यहाँ पर सेम वही बात बताई गई है कि अगर आपके पास ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करते हैं? रिपल्शन शो करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज कौन से इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे? ये जो फर्स्ट शेल में होंगे। फिर एक तो डिस्टेंस भी बढ़ता है, तो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, और प्लस क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, उस वजह से भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत लो क्या कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, नाउ है यू कैन सी द एग्जांपल। पहले आपके पास यहाँ पे अल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट है ग्रुप। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ऐसा ही है। अब ये किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है? सोडियम का। ओके, और ये वाला किसका है? सीजियम का। अब यहाँ पर देखें, जब यहाँ से यहाँ आते रहते हैं, हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स एडअप होते रहते हैं। नंबर ऑफ शेल्स एडअप होंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपके पास आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इतने ज़्यादा आपके पास न्यूक्लियर चार्ज को इतना एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बट यहाँ पर तो न्यूक्लियर चार्ज आपके पास बहुत कम एक्सपीरियंस करेंगे ये, तो इसीलिए बहुत इजीली आप सीजियम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको इजीली रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत लो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है? ट्रेंड पढ़ना है कि अक्रॉस द पीरियड ये क्या है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज। अब यहाँ देखिए कि अक्रॉस द पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट क्यों रहता है? अभी आपको बताया था। यहाँ पर देखें, क्योंकि आपके पास शेल्स तो सेम है तो शेल तो इंक्रीज ही नहीं हो रहे। अब यहाँ देखिए, इस वाले आइटम में भी आपके पास इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर भी एक ही शेल है के, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो सेम। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। तो फिर क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट, उनको शील्ड करने वाले भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो शील्डिंग इफेक्ट जो भी होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स एडअप नहीं हो रहे हैं, वो सेम है। तो जब सेम है तो फिर क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इट रिमेन सेम बिकॉज द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे, तो इसलिए आपके पास शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब अगर हम देखें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप तो शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? इंक्रीज होगा। तो इट इंक्रीजेस बिकॉज द नंबर ऑफ इनर शेल्स एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अब यहाँ पे देखिए, आपके पास एक ही शेल है के, यहाँ पे आपके पास 2 शेल हैं, यहाँ पे 3 हैं, फिर यहाँ पे आपके पास जो है नंबर ऑफ शेल्स एडअप होते जा रहे हैं। तो फिर इस वजह से इसलिए क्या हो रहा है कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आपके पास दूर होते जाते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते रहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आप देखें तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो यहाँ इनमें रिपल्शन होगी, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल इच अदर ना। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, फिर ये इनको रिपेल करेंगे तो ये इनको रिपेल करेंगे, तो इस तरह से रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर आपके पास फिर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है मीन्स कि यहाँ तक ये वाले, अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ तक बहुत वीक हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते।
ओके, तो आपने क्या याद रखना है कि आपके पास अभी जो हमने प्रोडक्ट ट्रेंड पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट ओके, तो ये क्या करता है, अक्रॉस द पीरियड क्या है, कांस्टेंट रहता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन है जो कि आपने सोल्व करना है, विच वन हैज द मोर शील्डिंग इफेक्ट, किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अब आप ये देखिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या है, दोनों एक पहले तो आप ये देखना है कि दोनों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं या एक पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये एक ही ग्रुप में आते हैं। बेरिलियम आपको पता है सेकेंड ग्रुप में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसे हैं। अच्छा इसको देखो तो ये हो जाता है आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन फिर आपके पास है फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। अच्छा अब ये तो आप यहाँ पे आपको पता हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ये सेकेंड ग्रुप से, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो मीन्स इसमें क्या है, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है तो फिर इनमें क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो डेफिनेटली पोटेशियम एंड रुबीडियम, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ शेल्स भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है तो रिपल्जन इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा होगी, और फिर आपका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा किसमें, इसमें और इसमें। ओके, अच्छा अब द नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा अब यहाँ पे इस डायग्राम से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कि कुछ तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, कि यहाँ पर ये देखें, एक मीन्स एक वन इज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, एक स्ट्रॉन्गर है एक वीकर है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, टग ऑफ वार, मीन्स के जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीकर, ये इट्स लाइक अ बॉल कि इनको अपनी तरफ क्या करनी है, पुल करनी है, राइट। तो ये जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा वो इजीली पुल कर लेगा, जो वीक होगा वो बेचारा हार जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। सेम लाइक जिस तरह से आपके पास ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है कि जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होता है वो ज़्यादातर डोमिनेंट ही होता है और जो वीकर होता है वो डोमिनेंट नहीं होता। इसी तरह से एटम्स में भी यही सब की कहानी चल रही होती है कि यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रॉन्गर एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। Electronegativity is the tendency of an atom to attract a shared pair of electrons toward itself in a covalent bond. के टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब ये एस यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम कि आपके पास ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि इस लाइक अ मैग्नेट, जिस लाइक इस तरह से क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। असल में ऐसा कुछ नहीं है कि वो मैग्नेट लेके अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स कि इस तरह से वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर क्योंकि एज कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज वीकर, तो वो बेचारा बस ऐसे खड़े होकर देख ही रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखें, अच्छा इधर यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। सी एटम ए, एटम बी, both are attracting, both are pulling the electrons। देखिए वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, वो अपनी तरफ पुल कर रहा है। ओके, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब यहाँ पे देखें कि व्हेन यू विल मूव अक्रॉस द पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, इंक्रीज होगी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अब यहाँ पे देखिए लिथियम की 1.0 है वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, बेरिलियम की 1.6 है, बोरोन की 2.0 है, कार्बन की 2.6, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.4 एंड फ्लोरीन की 4.0। मीन्स के फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो किसकी है, फ्लोरीन की।
उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। मीन्स तो पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है वी कैन से, जो कि अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, वो कौन से हैं? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन एंड फिर नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब अगेन व्हेन यू मूव डाउन अ ग्रुप, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैसी हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की 4.0 है, क्लोरीन की 3.2 है एंड देन ब्रोमीन की 2 है। Okay, so across a period, electronegativity increases across a period. Reason क्या है? The nuclear charge increase. अभी आपको बताया था कि across the period nuclear charge increase होता है. That means more protons in the nucleus. nucleus में ज़्यादा protons हैं. जब ज़्यादा protons हैं, तो फिर atomic size क्या कर रहा है? Decrease हो रहा है. तो क्योंकि आपके पास ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं तो अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या होगा कि एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। तो जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक इस एटम है और इसमें क्या है आपके पास, ये प्रोटॉन्स है, लाइक ये 9 प्रोटॉन्स है फॉर एग्जांपल। तो अब ये क्या करेंगे, ये ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन जो बराबर में इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी अट्रैक्ट करेंगे। ओके, जब जब आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। सो यहाँ पे एग्जांपल देखें आपके पास, तो ये अभी आपको बताया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर बोरोन की, फिर बेरिलियम की एंड फिर लिथियम की। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको, ये तो आपको पता ही होगा कि दिस इज द ग्रेटर देन और दिस इज द लेस देन। तो फिर क्या मीन्स कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है किससे? फ्लोरीन से। फिर नाइट्रोजन की लेस है किससे? ऑक्सीजन से। और फिर इस तरह से सो ऑन। ओके, डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वो पहले खुद उस एक कोई भी अगर एक एटम है तो उसका खुद का ही, ये कोई भी अगर एटम है तो ऑलरेडी उसका खुद का जो न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ तक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वही बहुत वीक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फिर वो दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, है ना? तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, सो द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम वीकर। तो इसलिए जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करना बहुत वीक हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैसे होती है? डिक्रीज होती है। फिर आपने ये जो पीरियोडिक ट्रेंड याद रखने हैं कि अलोंग द पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन अ ग्रुप डिक्रीजेस। ओके, अनदर पीरियोडिक ट्रेंड वी हैव एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द outermost shell, valence shell of an atom. तो यहाँ पर if you can see here, from the center of the nucleus to the outermost shell of an atom, this distance is known as the atomic radius. Atomic radius. अब atomic radius का क्या trend है? Decrease across a period from left to right and increases down a group from top to bottom. Okay, as in this diagram you can see here, कि down a group atomic radii increases because why? Because number of shells क्या हो रहे हैं? एड्स अप हो रहे हैं, शेल्स एड अप हो रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड आपको अभी बताया था कि अलोंग द अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और आपका एटॉमिक एटम का साइज क्या होता है? श्रिंक होता है। ओके, यस, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम कि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज। यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखिए फ्लोरीन, क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिस वजह से वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल करता है, अट्रैक्ट करता है और एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह से, और अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है? एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे देखिए लिथियम फिर सोडियम, तो जिस तरह से हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं तो एटम का साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होता रहता है। अच्छा, अगर आपके पास देखिए एटॉमिक रेडियस है तो एटॉमिक रेडियस में भी फिर आपके पास आ जाता है अगेन एन एटॉमिक रेडियस, आपके पास कोवलेंट रेडियस और आ जाता है आयनिक रेडियस।
ओके, तो अब आपने ये याद रखना है, कोवलेंट रेडियस बात वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस तरह से दो अगर आपके एटम्स हैं वो क्या है, केमिकली बाइंड है, जस्ट लाइक आप ये देखें H2 की एग्जांपल ले लें। तो अब हम कैसे मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन एटम टू द सेंटर ऑफ द अनदर एटम। डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन एटम टू द सेंटर ऑफ द अनदर एटम। तो इसको अगर हम हाफ कर देंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा, इन केस ऑफ अगर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड हो। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड हो तो फिर आप क्या करेंगे कि लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे जैसे ये क्या है, लिथियम है, तो लिथियम के अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसके आउट इनर शेल में, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 2, और उसके बाद क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो फिर सेकंड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि इसने लूज किया और किस में चेंज हो गया, लिथियम +1 में। तो अब यहाँ पर देखिए ये इसका, अच्छा यहाँ पर जो आपके पास न्यूली फॉर्म्ड एटम है उसका जो एटॉमिक साइज होगा वो पेरेंट एटम से क्या होगा, स्मॉलर होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज यू कैन सी है यहाँ पे कितना जो है वो आपके पास एटम का साइज है 152 पिकोमीटर। तो एटॉमिक आयनिक रेडिया को या फिर आपके पास कोई भी एटॉमिक रेडिया है उसको किस में मेजर करते हैं, पिकोमीटर में। ओके, तो यहाँ पर फिर 152 पिकोमीटर से कितना रह गया है, 76 पिकोमीटर। सेम लाइक यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये तो पॉजिटिव था ना, कैटायन था, अगर आपके पास एनायन हो, नेगेटिव आयन हो, जस्ट लाइक क्लोरीन है, तो अगर क्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव में चेंज होता है तो फिर यहाँ पे इसका ये जो आपके पास न्यूली फॉर्म्ड आपके पास एटम है इसका साइज एटॉमिक या आयनिक जो आपके पास रेडियस होगा या एटॉमिक साइज होगा वो लार्जर होगा देन द पेरेंट एटम, लार्जर देन पेरेंट एटम। क्यों, क्योंकि डेफिनेट सी बात है जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन बढ़ जाएगी, रिपल्जन बढ़ने की वजह से वो दूर दूर मूव करने लगेंगे और थोड़ा सा एटम का साइज एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अब आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। तो स्मॉलेस्ट आपके पास इसमें से कौन से आपके पास स्पीशीज का साइज जो है स्मॉलेस्ट होगा। तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो रिपल्जन भी होगी, तो यहाँ पर भी साइज इंक्रीज ही होगा, यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट इन साइज किसका होगा, सोडियम का, है ना। अभी पढ़ा था कि जो आपके पास कैटायन होते हैं उन वो क्या होते हैं, स्मॉलर होता है उनका साइज देन द पेरेंट एटम, तो यहाँ पे सोडियम होगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लूज करने की वजह से क्या है, ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 11 प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब इसका प्रोटॉन का पुल ज़्यादा, अब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया है देन द दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से एटम का साइज कैसा हो जाएगा, इस श्रिंक हो जाएगा। अच्छा इस केस में आपने बताना है कि अब यहाँ पर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई आपने बताना है। तो यहाँ पर भी आप देखिए सबसे पहले तो ये तो गलत है ना क्योंकि इसका साइज ये तो गलत है, यहाँ पे या तो ऐसे होता Fe+4 होता, फिर यहाँ पे Fe+3 होता और फिर यहाँ पे Fe+2 होता, तो फिर यहाँ पे एटॉमिक रेडिया आप देख सकते थे श्रिंक हो रहा है, मीन्स कि किसी ऑर्डर में है। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें, इसको आप देखें तो ये आपको कहीं ना कहीं सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप होते हैं तो फिर बिकॉज ऑफ द रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आपने दिस इज द राइट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडिया। मीन्स सबसे ज़्यादा रिपल्जन इसमें होगी क्योंकि देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं और फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर एटॉमिक रेडिया यही सही ऑर्डर है। अच्छा द नेक्स्ट we atomic periodic trend we have is electron affinity. Electron affinity क्या है, electron affinity is the amount of energy released when an atom in the gaseous state gains an electron to form negatively charged ion। तो इसमें भी यही अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जब आप किसी भी एटम के अंदर ये जस्ट लाइक सपोज आपके पास क्या है, क्लोरीन है, तो इसमें क्या आप एक
एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें, पहले से इलेक्ट्रॉन थे, लेट्स सपोज कोई भी एक एटम है XYZ, उसमें आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन फर्दर ऐड करवा दिया। तो जब आप ऐड करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो गैन करे कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को, या फिर हम ऐड करवाएं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गैन करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन में, और फिर प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, प्लस इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऐड करवाया तो वो किसमें चेंज हो गया, F नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पे आप एनर्जी भी रिलीज होती है विच इज 328 किलो जूल पर मोल। अच्छा, नेगेटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हुई है। जब आप एनर्जी हम ऐड करवाते हैं इन अ रिएक्शन, तो फिर पॉजिटिव मीन्स कि वो एनर्जी हमने ऐड करवाई है, और नेगेटिव मीन्स कि एनर्जी क्या है, रिलीज हुई है। और आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किससे मेजर करते हैं, किलो जूल पर मोल में। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि किसी भी एटम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है जिसको आप किस में मेजर करते हो, किलो जूल पर मोल में। ओके, एंड यू कैन सी द डायग्राम। ये आपके पास कोई भी एक एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, न्यूट्रल एटम है। तो फिर अब आपने क्या किया, कोई भी आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया, तो गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपने क्या किया, अगेन यहाँ पे ये जस्ट लाइक ये ऑक्सीजन का एटम था, तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम था, आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, राइट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपने एक और ऐड करवाया तो ये किसमें चेंज हो गया, O नेगेटिव में। फिर एक और इलेक्ट्रॉन करवाया आपने तो ये किसमें चेंज हो गया, O-2 में। तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, that when you add up the electron in an atom। फिर उसी का अगर जो है अपोजिट आप ये कह दें, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप ऐड करवा रहे थे, इसमें आप एटम से रिमूव करवा रहे हैं। तो जब किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम एन एटम इन अ गैसियस स्टेट, मींस की न्यूट्रल स्टेट में। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, देखें आपके पास जब फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, जस्ट लाइक अब यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम। तो सोडियम की एग्जांपल ले लीजिए। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हमने क्या किया है, ये लेट्स सपोज ये इसका आउटरमोस्ट शेल है, ओके। तो आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, ओके। फिर मैंने अगर इसको रिमूव करवा दिया, तो जब रिमूव करवाने के बाद अब अगर मैं इनर इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इनर इलेक्ट्रॉन तो 8 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिमूव करवा दिया तो इसको मैं कहूंगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। ओके, अब अगर दोबारा से मैं इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहूंगी तो उसको कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाऊंगी तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है, क्योंकि अब यहाँ पर जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया है तो फिर यहाँ पर क्या हो गया है, अनइक्वल हो गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। जब अट्रैक्ट करेंगे तो अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होता। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को तो क्योंकि वो वैसे भी आउटर मोस्ट शेल में था, तो वहां पर क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वीक था तो आपने इजीली रिमूव करवा दिया। लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, क्यों, क्योंकि फिर आपने क्या करना है, उसमें ऑलरेडी एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, जिस वजह से क्या है कि और ज़्यादा वो क्या करता है, एटम्स को अट्रैक्ट करता है, और आपके पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। अच्छा चलें, अब देखें यहाँ पर कि इस तरह से आपके पास कोई भी एक न्यूट्रल एटम था, ओके। अब इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो गया और आपने एक इसमें एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, रिमूव कर दिया, इसमें से हमने रिमूव करवा दिया। अब इसी में से दोबारा से हमने क्या किया, जब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो उस पर कैसा चार्ज आ गया है, +2 का चार्ज आ गया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और जब आप
एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, और जब आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, first ionization and second ionization energy. Second ionization energy is always higher than the first ionization energy. This is because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion compared to a neutral atom. Okay, अब यहाँ पर जैसे आपके पास मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम में से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 738 किलो जूल पर मोल। ओके, फिर अगर आपके पास मैग्नीशियम, फिर उसी मैग्नीशियम प्लस आपके पास मैग्नीशियम +1 है, तो इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो फिर आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1451 किलो जूल पर मोल। फिर अगर आपने अगर आपके पास Mg+2 है, इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, विच इज 7733 किलो जूल पर मोल। ओके, सो अब इसका आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक ट्रेंड देखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। तो आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एटम को आप जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत इजी नहीं होता। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल्स, सो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्ट्रॉन्गर। तो बिटवीन जो आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके पास न्यूक्लियस है, उनमें अट्रैक्शन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, तो इट इज हार्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपके यहाँ पे? इंक्रीज होती है। मीन्स कि आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर आपने अक्रॉस द पीरियड जाना है और यहाँ पर आपने किसी एलिमेंट को क्या करवाना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। बट अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं यहाँ पर, तो फिर आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, आपको पता है। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स बिकम वीकर। तो पहले से ही क्योंकि उस एलिमेंट में क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे और वहाँ तक न्यूक्लियस का और यहाँ तक क्या क्या है, वीकर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इजीली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। तो यहाँ पर आप देखिए अगेन, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज effective nuclear charge increases. ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या है आयनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? अभी आपको बताया था कि एक में इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम ऐड करा रहे हैं, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा, एक और चीज कि जब आप आयनाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो प्लस साइन देखें, ये तो प्लस साइन मीन्स कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पर एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप कभी भी इलेक्ट्रॉन क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। सो यहाँ पर इसको जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे याद रख लें, एंडोथर्मिक, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ओके, अच्छा, अभी हमने जितने भी ट्रेंड पढ़े हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है। ओके, शील्डिंग इफेक्ट, और फिर आपने पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपने ये याद रखना है कि आपके पास ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है, इंक्रीज करती है इन अक्रॉस अ पीरियड, और आपके पास ये डिक्रीज करती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लेकिन एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज है डाउन अ ग्रुप
डाउन अ ग्रुप और डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, तो ये क्या है, डिक्रीज होते हैं अक्रॉस अ पीरियड। आई होप टिल टू हियर यू आर क्लियर अबाउट दीज पीरियोडिक ट्रेंड्स।